Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about gummosis of citrus. The disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition, and management. Citrus gummosis is caused by a fungus Phytophthora nicotiana variety parasitica or Phytophthora palmivora और Phytophthora citrophthora. ये जो डिजीज़ है वो इन तीनों पैथोजन में से किसी एक से होता है. सिम्टम: डिजीज स्टार्ट एज वाटर सोक्ड large patches on the basal portion of the stem near the ground level. जैसे ये सॉइल का लेवल है, यहाँ पर ये इसका स्टेम है, तो सॉइल के नियर में ये सिम्टम दिखाई देते हैं. Bark in such areas dries, shrinks and cracks. Infected portion shreds in lengthwise vertical strips. Later, profuse exudation of gum from the bark of the trunk. Affected collar region is girdled and finally the infected trees dies. इसके जो सिम्टम होते हैं वो सॉइल के नियर में जो स्टेम होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और पहले वाटर सोक्ड स्पॉट्स बनते हैं. ये वाटर सोक्ड क्या होते हैं? जैसे कोई पत्ती होती है और ये जो ग्रीन पत्ती है उसे हम अपनी उंगलियों से अगर ज़ोर से दबाते हैं तो वहाँ पर का जो रीजन होता है वो थोड़ा वाटरी हो जाता है. वैसी टाइप का जो सिम्टम है वो यहाँ पर दिखाई देता है. बाद में इसका साइज़ बढ़ता है और यहाँ का जो बार्क है, यहाँ का जो छिलका है उसमें क्रैकिंग हो जाती है और ये जो क्रैकिंग होती है वो लेंथ वाइज में ऐसे वर्टिकल होती है. जो क्रैकिंग है वो ऐसे नहीं होगी, वो इस प्रकार से लेंथ वाइज वर्टिकल होती है. फिर बाद में यहाँ से गम का सिक्रीशन होता है. गम मतलब वो खुशी दुख वाला गम नहीं है, गम मतलब है गोंद. यहाँ पर गम का सिक्रीशन होता है और ये जो पैथोजन है वो पूरी तरीके से पूरे स्टेम को गडल कर लेता है, जिसके कारण से पूरे का पूरा प्लांट मर जाता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्री का कुछ पोर्शन ही मर जाता है और कुछ पोर्शन हेल्दी रहता है. ये हो गया इसका सिम्टम. आगे बढ़ते हैं. ये जैसे फ्रूट में रॉटिंग हुई है और इसमें वाइट कलर का जो माइसीलियम है वो भी दिखाई दे रहा है. ये आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा प्लांट मरने लग गया है. अब आते हैं इटियोलॉजी में. जो पैथोजन है वो लोअर फंगस होता है, इसीलिए इसका जो माइसीलियम है वो नॉन सेप्टेट होता है और हाइलाइन होता है. ये है सेप्टेट हाइफी और ये है नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी. इसमें आप देखिए इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में कोई, यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो न्यूक्लियस, पहला दूसरा, ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो उनके बीच में एक क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कहते हैं. स्पोरेंजियोफोर इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस सिंगली आर इन ग्रुप. जो स्पोरेंजियोफोर है जिसमें स्पोरेंजिया बनता है वो लोअर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है. दे आर अनब्रांच्ड, बियर सिंगल सेल्ड, हाइलाइन, राउंड और ओवल स्पोरेंजिया. इसका जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है? सिंगल सेल्ड, हाइलाइन और ओवल या राउंड होता है. और एक स्पोरेंजियोफोर में केवल एक ही स्पोरेंजिया बनता है. स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट होता है ये जूस स्पोर्स बनाता है. ये यहाँ पर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर है. यहाँ से जब स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो जूस स्पोर्स बाहर आते हैं. एक स्पोरेंजिया में 30 से लेके 50 जूस स्पोर्स होते हैं. फिर ये जो एक एक जूस स्पोर्स हैं ये सिंगल इन्फेक्शन करेंगे. द फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस ऊस स्पोर्स एंड क्लेमाइडोस्पोर्स. ऊस स्पोर्स इज अ सेक्सुअल स्पोर्स. और क्लेमाइडोस्पोर क्यों बनाया जाता है फंगस द्वारा? सर्वाइवल के लिए. जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब क्लेमाइडोस्पोर बनता है. डिजीज साइकिल.
सो डिजीज साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन और सर्वाइवल। सो जो पैथोजन का पार्ट सर्वाइव होते रहता है वही प्राइमरी इन्फेक्शन करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद नए नए स्पोर्स बनते हैं, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस, इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज oospores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। यहाँ पर ये जो पैथोजन है वो oospores के फॉर्म में या क्लेमाइडोस्पोर के फॉर्म में सर्वाइव करते रहता है। फिर जब कोई नया पौधा लगाया जाता है तो वहाँ पर oospore से जूस्पोर्स बाहर आते हैं या फिर क्लेमाइडोस्पोर से जूस्पोर्स बाहर आते हैं और वो स्टेम में इन्फेक्शन करते हैं। ये पैथोजन वुंड्स के द्वारा या लेंटिसल के द्वारा पौधे के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होते हैं हमें सिम्टम दिखाई देता है। फिर ये स्पोरेंजिया बनाते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर में बहुत सारे जूस स्पोर्स बनते हैं और ये जूस स्पोर्स दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। ये जो जूस स्पोर्स होते हैं वो विंड्स, रेन या वाटर के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जाते हैं। बाद में ये oospores भी बनाते हैं, क्लेमाइडोस्पोर बनाते हैं और फिर अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव करते रहते हैं। सर्वाइव करना मतलब जीवित रहना। क्रॉप के एब्सेंस में ये क्लेमाइडोस्पोर या oospores के फॉर्म में जीवित रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन, ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज ज़्यादा मात्रा में आती है, जैसे कि मॉइस्ट एंड कूल कंडीशन। अगर हम ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन देंगे या फिर पानी गिर रहा है उस कंडीशन में डिजीज़ ज़्यादा आएगी। प्रोलॉन्ग्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रंक विथ वाटर, अगर हम ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन करेंगे तो ऐसे समय में जो स्टेम है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा देर तक रहेगा। सो ऐसे कंडीशंस में डिजीज़ ज़्यादा आती है। लॉगिंग, अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं ऑर्चर्ड में और पानी का ड्रेनेज अच्छा नहीं है, पानी का जो निकासी सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, उस कंडीशन में भी डिजीज़ ज़्यादा आती है। इंसिडेंस इज़ मोर इन ब्लैक सॉइल, जो हमारा ऑर्चर्ड है वो ब्लैक सॉइल में है तो भी डिजीज़ ज़्यादा आएगी। हाई वाटर टेबल लीड टू द हाई इंसिडेंस, अगर वाटर टेबल ज़्यादा है मतलब वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी डिजीज़ ज़्यादा आती है। डिजीज़ इज सीवियर इन हाई रेनफॉल एरिया। सो इन सब से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हाई सॉइल मॉइस्चर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रिक्वेंट रेन, फ्लड इरिगेशन और ब्लैक सॉइल, इन सब में ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा मात्रा में आती है। अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन ऑफ द ऑर्चर्ड, हमारे ऑर्चर्ड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, जो पुराने या फिर इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं उन्हें हटा देना चाहिए। प्रून अनप्रोडक्टिव, ड्राई एंड डिजीज्ड और इंसेक्ट इन्फेक्टेड ब्रांच, जो भी ट्री के ब्रांचेस हैं जो फल नहीं देते हैं या फिर जिसमें डिजीज़ लगी है या इंसेक्ट आया हुआ है, ऐसे पोर्शन को काट के अलग कर देना चाहिए। यूज़ बोडो पेस्ट आफ्टर प्रूनिंग, जैसे कि ये नॉर्मल स्टेम है, अभी यहाँ पर हम प्रूनिंग कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं तो यहाँ पर वुंड्स बन जाते हैं, तो ऐसे जगह में हमें बोडो पेस्ट को लगाना चाहिए। स्प्रे बोडो मिक्सचर 1%, प्रूनिंग के बाद या फिर रेन आने से पहले हमें बोडो मिक्सचर का 1% स्प्रे कर देना चाहिए। मॉनिटर द ऑर्चर्ड रेगुलरली, हमें लगातार सर्वे करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि कहीं से डिजीज़ स्टार्ट तो नहीं हो रही है। अगर डिजीज़ स्टार्ट हो रही है, अगर हमें पता चल रहा है तो हमें बोडो पेस्ट या फिर बोडो मिक्सचर का स्प्रे करना चाहिए। सॉइल ड्रेंचिंग विथ 0.2% मेटल एक्सिल, जैसे कि हमें पता चल गया कि ये जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड है तो हमें 0.2% मेटल एक्सिल का सॉल्यूशन बनाना चाहिए और यहाँ पर डाल देना चाहिए। अप्लाई ट्राइकोडर्मा विरिडी ऑन नीम केक, हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी को नीम केक में डाल के अप्लाई करना चाहिए। फॉलोइंग डबल रिंग मेथड फॉर द इरिगेशन, हमें डबल रिंग मेथड से इरिगेशन करना चाहिए।
जैसे कि ये यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ पर 2 रिंग बनाएंगे, तो ये जो वाटर है उसको सेकंड रिंग में देना चाहिए, यहाँ पर नहीं देना चाहिए। अवॉइड इंजरी टू क्राउन रूट्स आर बेस ऑफ द स्टेम ड्यूरिंग इंटरकल्चर ऑपरेशन। जैसे कि कोई इंटरकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे वीडिंग वगैरह, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पौधे को नुकसान ना पहुंचाएं। यूज रेजिस्टेंट सोर ऑरेंज आर ट्राइफोलिएट ऑरेंज एज अ रूट स्टॉक फॉर द प्रोपोगेशन। ग्राफ्टिंग मेथड से अगर हम प्रोपोगेशन करते हैं तो हमें 2 पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहला पार्ट जो होता है उसे रूट स्टॉक कहते हैं और जो पौधे के लिए रूट बनाता है। दूसरा पार्ट जो होता है उसे सियान कहते हैं और ये फल देता है। तो हमें रेजिस्टेंट रूट स्टॉक लेना चाहिए, जैसे कि सोर ऑरेंज और ट्राइफोलिएट ऑरेंज। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Keti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.